हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। चलिए गए। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन। आई होप सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज बिलाई करना। बिलाई करने का मतलब होता है झुटलाना। आप किसी चीज को झुटला रहे हो, आप उस चीज के अगेंस्ट हो, आप उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? बिलाई कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इनफैक्ट ये वर्ब की सेकेंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, उस चीज के खिलाफ हो, आप उस चीज का झूठा इंप्रेशन, गलत प्रभाव दे रहे हो। आप कह रहे हो कि ये चीज झूठी है। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि आपने किसी और का भेष धारण किया हुआ है, मतलब झूठ है वो चीज, मिस रिप्रेजेंटेड, उसको गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, उस चीज के खिलाफ हो। एंटोनिम्स आपने रिवील कर दिया, सबके सामने ले आए, कंफर्म कर दिया, प्रूफ कर दिया उस बात को। तो उसकी जो कॉन्फिडेंट स्माइल थी, उसने उसके डर को झुटला दिया, एंजाइटी को झुटला दिया जो वो एक्सपीरियंस कर रही थी इंटरव्यू से पहले। तो इंटरव्यू से पहले उसको बहुत डर लग रहा था, बट उसकी जो स्माइल थी वो क्या थी? उसके एकदम कॉन्ट्राडिक्शन में थी, उसके डर के एकदम कॉन्ट्राडिक्शन में थी, डर के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, यहाँ पे हमने रिवील की बात करी। रिवील शब्द के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताओगे? अगर कोई इंसान किसी चीज को रिवील कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? डाइवल्ज कर रहा है। घूंघट हटा दिया है उसके ऊपर से, मतलब अनवील कर दिया है, मतलब क्या कर दिया है? डिस्क्लोज कर दिया है। आप उसको लाइट में ले आए हो, दैट मीन्स ब्रिंग टू लाइट। मतलब वो चीज अब सबके सामने क्या हो चुकी है? वो चीज अब सबके सामने आ चुकी है। इन सब का मतलब होता है कि वो चीज डिस्क्लोज हो चुकी है। अच्छा, अगला वर्ड क्या था? अगर आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो कि भाई हाँ, मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ, तो आप उसको क्या बोलते हो? कॉरोबोरेट करना। कॉरोबोरेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। कॉरोबोरेट का मतलब क्या होता है कि आप उसको सबूत कैसे दे रहे हो? आप सपोर्ट भी कर रहे हो, सबूत भी दे रहे हो। सपोर्ट विद एविडेंस, एविडेंस के साथ आप सपोर्ट कर रहे हो उस चीज को। एविडेंस का मीनिंग क्या होता है? प्रूफ करना। इसी का एक और वर्ड होता है, यहां लिख देती हूँ, सब्सटैंशिएट करना। सब्सटैंशिएट करने का मतलब भी क्या होता है कि आप उस चीज का क्या दे रहे हो? आप उस चीज का सबूत दे रहे हो कि भाई ये बात एकदम सही है, इस बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इसके जस्ट ऑपोजिट की, मैं किसी चीज को झूठा साबित कर रही हूँ, तो एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है रिफ्यूट करना। रिफ्यूट करने का मतलब क्या होता है कि मैं ये प्रूव कर रही हूँ कि ये गलत है। मैं क्या कर रही हूँ? उस चीज को डिस्प्रूव कर रही हूँ, मैं उस चीज को डिबंक कर रही हूँ। डिबंक करने का मतलब भी क्या है कि मैं उस चीज को झूठा साबित कर रही हूँ कि वो चीज भाई सही नहीं है। एक और वर्ड, बड़ा प्यारा वर्ड, गेन से, बहुत बार एग्जाम में आता है। गेन से का मतलब भी क्या होता है कि आप उस चीज को क्या कर रहे हो? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप उस चीज के अपोजिट हो, कन्फ्यूट कर रहे हो। कन्फ्यूट करने का मतलब भी क्या है? आप उस चीज को डिस्प्रूव कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये बात गलत है। रीबट कर रहे हो। रीबट करने का मतलब क्या होता है? आप उस चीज के अगेंस्ट हो, आप कह रहे हो कि वो बात गलत है। आर्ग्यू अगेंस्ट, या फिर क्या कह सकते हैं, आप उस बात को क्या कर रहे हो? कॉन्ट्राडिक्ट, रीबट कर रहे हो। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे फिर से क्या है? ये सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। मतलब आप उस चीज को गलत साबित करने में लगे हुए हो, हर तरह का सबूत दे रहे हो जिससे कि वो चीज गलत साबित हो जाए। ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। इसमें दो रूट वर्ड्स हैं। पहला रूट वर्ड है सर्कम। सर्कम का मीनिंग होता है सर्कल। दूसरा रूट वर्ड है स्पेक। स्पेक शब्द का मीनिंग होता है देखना। आप चारों तरफ देख देख के चल रहे हो, इसका मतलब क्या? बहुत केयरफुल हो रहे हो। तो सर्कमस्पेक्ट इंसान क्या होता है? सर्कमस्पेक्ट इंसान बहुत ही ज्यादा केयरफुल होता है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, ऐसा इंसान बहुत ही केयरफुल है। केयरफुल है, वेरी है, प्रूडेंट है। चलो मुझे सर्कमस्पेक्ट के कितने सिनोनिम्स बताओगे? 30 सिनोनिम्स बता दो। चलो, सर्कमस्पेक्ट इज बहुत ही केयरफुल है वो इंसान, है ना।
बहुत ही सोच समझ के एक्शन ले रहा है तो प्रूडेंट है। चेरी है, वेरी है, विजिलेंट है, विजिलेंट मीन्स एकदम चौकन्ना है। कॉशियस है, एकदम चौकन्ना कि कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेटिक्यूलस है, बहुत सोच समझ के एक्शन ले रहा है। स्क्रूपुलस इज ऑल्सो व्हाट, स्क्रूपुलस वर्ड के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है केयरफुल और दूसरा मतलब होता है ऑनेस्ट। वो इंसान केयरफुल भी है और क्या है, ऑनेस्ट भी है, दोनों मतलब होते हैं। हाँ, पंक्टिलियस है मतलब केयरफुल है। डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट इज ऑल्सो व्हाट, केयरफुल है। अलर्ट है वो इंसान, बहुत केयरफुल है। वॉचफुल है, हर तरफ उसकी क्या है, नजर है। हीडफुल है, हीडफुल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा ध्यान दे रहा है उस चीज की तरफ कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरीके से सोच समझ के एक्शन। तो ये तो डायरेक्ट सिनोनिम्स है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4। एक और वर्ड यहाँ पे बता देते हैं फिर अगले पे आ जाएंगे। हाँ, गार्डेड है मतलब बहुत केयरफुल है। अगला थोड़े से नियर सिनोनिम्स है। अगर वो इंसान बहुत वाइज है, वाइज मीन्स बहुत बुद्धि वाला है, तो क्या क्या बोल सकते हैं, सेगेशियस है, पर्सपिकेशियस है, एस्ट्यूट है, उसके अंदर बहुत स्किल है, हाँ, तो डेफ्ट है, एड्रॉइट है, डेक्स्ट्रस है, अडेप्ट है, मतलब बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है। थोड़ा सा चतुर भी है तो कैनी है, श्र्यूड है, विली है, अपने काम में बहुत अच्छा है, प्रोफिशिएंट है, सेवी है, जुडिशियस है, बहुत सोच समझ के काम करता है ना, लॉजिकल है, सेंसिबल है, कॉमन सेंसिकल है, रैशनल है, बहुत सोच समझ के काम करता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कभी भी कर लिया, हमेशा सोचेगा समझेगा फिर उस काम को करेगा। परसेप्टिव है, इंसाइटफुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान बहुत ही सोच समझ के काम करता है। मैम ब्रेनी रह गया, हाँ ब्रेनी है, वेरी गुड, दिमाग वाला है, विटी है, बहुत बढ़िया। विटी इज ऑल्सो व्हाट, दिमाग वाला है इंसान। जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब इसी में कुछ नाउन फॉर्म्स भी आते हैं। वो इंसान बहुत दिमाग वाला है तो आप उस इंसान के, फिर उस इंसान के पास बहुत एक्सपीरियंस है या उस इंसान के पास बहुत नॉलेज है, तो नाउन्स में आप ऐसे इंसान को क्या बोलते हो, ऐसे इंसान को बोलते हो वो एक्सपर्ट है अपने, वो क्या है, मास्टर है अपने काम, वेटरन है, वर्चुओसो है, डोयन है, माइस्ट्रो है। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है कि उस इंसान को अपने काम में सब कुछ आता है। सेवेंट है, राइट, उस इंसान को अपने काम में सब कुछ आता है, उस इंसान को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता अपने काम में, क्योंकि वो इंसान अपने काम में बहुत बढ़िया है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन हो गए। हाँ, विजर्ड है, राइट, विजर्ड रह गया, वेरी गुड, क्लियर, याद रहेंगे सभी को। अच्छा, ये हमने सारे वर्ड्स किए। अब कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स अगर मैं कुछ इडियम्स करें अगर हम, तो कोई इंसान अगर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता है तो वो क्या करता है, उसका एक कान जो होता है हमेशा ग्राउंड की तरफ रहता है, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है, वो इंसान बहुत ही केयरफुल होता है अपने काम, बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहता है, उसको सारी चीजों की खबर रहती है, तो उसका एक कान जो है हमेशा और हमेशा कहाँ रखा रहता है, ग्राउंड की तरफ। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप मीन्स कूदने से पहले चारों तरफ देख जरूर लेना। लीप का मतलब होता है जंप करना, तो कूदने से पहले जंप करने से पहले देखना जरूर, मीन्स बी केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहना। कीप योर आईज पील्ड,
पील शब्द का मतलब क्या होता है? छिली हुई। जब आप छीलते हो किसी चीज को ना, पील द ऑरेंज, ऑरेंज छील दो, संतरा छील दो, तो पील इज छीलना। अपनी आंखों को हमेशा छिली हुई रखना, मतलब अपनी आंखों को हमेशा खुली रखना, मीन्स बी अलर्ट। क्या करना? हमेशा अलर्ट रहे, कभी भी केयरलेस मत हो। वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स: केयरलेस है वो इंसान, रैश है, रेकलेस है, बहुत ही केयरलेस है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत ही लैक्स है, रेमिस है, मतलब बहुत ही केयरलेस है। तो ऑफिसर बहुत केयरफुल रहा जब वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल में सीक्रेट मैटर्स शेयर कर रहा था मीडिया के साथ। तो उस समय ऑफिसर क्या था? बहुत ही केयरफुल था, बहुत सोच समझ के ही एक्शन ले रहा था। अच्छा, सर्कमस्पेक्ट वर्ड है। एक और वर्ड होता है सरकम से, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज सर्कमवेंट। सर्कमस्पेक्ट तो एडजेक्टिव था, लेकिन सर्कमवेंट आपका वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो। इस पर डबल स्टार मार्क करना, बहुत बारी वर्ड एग्जाम में आ चुका है। सर्कमवेंट करना मीन्स यू आर अवॉइडिंग सम, आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो, किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो। वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज एवेंज। एवेंजेस, मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या लेंगे? बदला लेंगे। अवेंजेस, बदला लेना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? टू टेक रिवेंज फॉर अ रॉन्ग, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके लिए आप क्या लेना चाहते हो? बदला लेना चाहते हो, रिटेलिएट करना चाहते हो, रिवेंज लेना, विंडिकेट करना। विंडिकेट का मतलब, वैसे दो मतलब होते हैं विंडिकेट के ना। विंडिकेट का एक तो मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा हुआ है, उस इल्जाम को हटा रहे हो। चलो मुझे इसमें सिनोनिम्स भी बता देना, बहुत दिन से नहीं किए हमने। किसी को आप विंडिकेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर से इल्जाम हटा रहे हो, मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? फ्री कर रहे हो, इमेंसिपेट कर रहे हो, लिबरेट कर रहे हो। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? कि आप उस इंसान को फ्री कर रहे हो, उसके ऊपर से इल्जाम हटा रहे हो तो एक्विट कर रहे हो, एक्सकल्पेट कर रहे हो, एग्जॉनरेट कर रहे हो। मीन्स उस इंसान के ऊपर से आप इल्जाम हटा रहे हो, एब्जॉल्व कर रहे हो। वेरी गुड। एब्जॉल्व कैसे रहे? इल्जाम हटा रहे हो, आपने उसको माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, पार्डन कर दिया। माफी दे दी मतलब आपने उसको, इंसान को क्या दे दी? एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? पार्डन। उसको फ्रीडम दे दिया मतलब लीवे दे दिया। लीवे शब्द का मतलब क्या होता है? फ्रीडम दे दिया। तो ये सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को, उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगा हुआ है, उस इल्जाम से मुक्त कर रहे हो। आपने पूरी तरीके से उसको मुक्त कर। तो रिटेलिएट करना, बदला लेना, रिवेंज लेना, बदला लेना। विंडिकेट करने का मतलब मुक्त करना होता है, बट इसको डायरेक्टली ऐसे मत लिखो, इसको ना एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं बदले के लिए, विंडिक्टिव। अगर कोई इंसान विंडिक्टिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रिवेंजफुल हो रहा है। मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या लेंगे? बदला लेंगे। उसमें राखी जी का जो डायलॉग था, उसमें वो क्या हो रखी थी? वो बदले की आग में भड़क रही थी, मीन्स विंडिक्टिव थी। एंटोनिम्स: माफ कर दिया, पार्डन कर दिया, एक्सक्यूज कर दिया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज से मैं, मेरी तरफ से तू फ्री है, माफी दे दी। तो सोल्जर ने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर ली बदला लेने के लिए, किसके? जो उसके साथियों का की डेथ हुई थी बैटल में, उसके बदले लेने के लिए उसने क्या की? अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी। चलो बदला लेने के मुझे कुछ इडियम्स भी बता दो, अब तो याद हो गए होंगे। हाँ, एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख चाहिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इवन द स्कोर, स्कोर इवन करना है। सेटल द स्कोर, स्कोर सेटल करना है। गेट इवन, इवन करना। इवन द ऑड्स, राइट, वेरी गुड। मीन्स बदला, रिवेंज लेना, सामने वाले से बदला लेना है। जो उसने आपके साथ किया था वही आपको उसके साथ भी करना है। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज
क्विंटेसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 6 बार एग्जाम में आ चुका है। लास्ट में देखो AL लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। क्विंटेसेंशियल मीन्स एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है, सबसे टिपिकल एग्जाम्पल, टिपिकल मीन सबसे रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट। आइडियल है, एकदम परफेक्ट है। क्लासिक है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, कोई चीज़ एकदम परफेक्ट होती है मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो चीज़ कैसी होती है, एकदम इमैक्यूलेट होती है, एकदम इम्पेकेबल होती है, एकदम कैसी होती है, फ्लॉलेस होती है, फॉल्टलेस होती है, आप उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकते, इररेप्रोचेबल होती है, मतलब एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटोनिम्स नहीं है वैसा भाई, अजीब सा है, इम्परफेक्ट है, अच्छा नहीं है। तो ताजमहल को एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है प्यार का और ब्यूटी का, आर्किटेक्चरल ब्यूटी, मतलब इतना सुंदर बनाया गया और एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ताजमहल लव का और ब्यूटी का। हाँ, एपिटमी भी कहते हैं इस चीज को, एपिटमी, हालांकि बस नाउन फॉर्म हो जाता है, बाकी सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स होते हैं। एपिटमी का मतलब क्या है, एकदम बेस्ट। अच्छा, कोई चीज एकदम परफेक्ट है मतलब उसके ऊपर कोई भी ना दाग धब्बा नहीं है, तो आप क्या बोलते हो उस चीज को, वो चीज अनस्मियर्ड है, अनसलीड है, अनब्लेमिश्ड है, अनटार्निश्ड है, मतलब उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फ्लॉलेस है, एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिस्टीन है, राइट, वेरी गुड, प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन इज व्हाट, एकदम परफेक्ट। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज होएक्स। होएक्स का मीन्स धोखा, धोखे वाली कहानी, धोखे को क्या बोलते हैं, होएक्स। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अ ट्रिक और फॉल्स स्टोरी, धोखा, जिससे कि लोगों को क्या किया जाए, धोखे में डाला जाए। फ्रॉड, ट्रिक, डिसेप्शन, धोखा। प्रैंक सुना है, बहुत लोग आजकल प्रैंक करते हैं, प्रैंक का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से धोखा। र्यूज, धोखा। फोर्जरी, धोखा। फोर्जरी मीन्स आपने किसी के जाली सिग्नेचर बना लिए हैं। स्कैम, सारे वर्ड्स धोखे के। एंटोनिम सच्चाई, सच्चाई का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है वेरासिटी। वेरासिटी क्या होता है, ट्रूथफुलनेस, मतलब उस चीज में क्या है, सच्चाई है, रियलिटी है, ऑनेस्टी है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, कैंडर। कैंडर का मतलब क्या, एकदम फ्रैंक हो रहे हो, कुछ भी छुपा नहीं रहे, ओपननेस। तो जो न्यूज आई सेलिब्रिटी को जो अरेस्ट किया गया है उसको लेके, वो सिर्फ कहानी थी और पब्लिसिटी के लिए क्रिएट की, सिर्फ और सिर्फ वो कहानी थी। अच्छा, यहाँ से ना एक और इडियम बहुत बार एग्जाम में आता है, कोई भी चीज ऐसी नकली सी होती है ना, गलत होती है, उसको बोलते हैं रेड एरिंग। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। रेड एरिंग का मतलब क्या होता है, इट्स अ रॉन्ग क्लू, एक गलत क्लू होता है, आपको सिर्फ मिसलीड करने के लिए होता है, मिसलीडिंग कह सकते हैं। रेड एरिंग बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। अच्छा, आप किसी को धोखा दे रहे हो तो पुल अ फास्ट वन, लीड समवन अप द गार्डन पाथ, टेक समवन फॉर अ राइड। इन तीनों इडियम्स का मीनिंग क्या होता है कि आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, ट्रिक कर रहे हो, आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो, मतलब धोखा दे, मैनिपुलेट कर रहे हो, राइट। स्मोक एंड मिरर्स, वेरी गुड। स्मोक एंड मिरर्स तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आपके। स्मोक एंड मिरर्स इज ऑल्सो व्हाट, डिसेप्शन, धोखा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, धोखा दे रहे। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फिड्यूशरीज, लास्ट में IES लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। फिड्यूशरीज कौन होते हैं, जो आपका पैसा मैनेज करते हैं, आपकी एसेट्स मैनेज करते हैं, उनको बोलते हैं फिड्यूशरीज।
पीपल इंटरेस्टेड टू, अच्छा इंटरेस्टेड के साथ बहुत बार एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना TO2 आता है, जिनको आपने जिम्मेदारी दे दी है अपने पैसे की, अपनी एसेट्स की, ट्रस्टी बना दिया है, कस्टोडियन बना दिया है, स्टीवर्ड बना दिया है, मैनेजर बना दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप मैनेज करो। एंटोनिम्स धोखा दे रहे हैं, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। धोखा देने वालों को और क्या बोलते हैं? स्विंडलर, कॉन या कॉनमैन, ये लोग क्या करते हैं? धोखा देते हैं। ट्रेटर, गद्दार, गद्दार को क्या बोलते हैं? ट्रेटर। तो कॉर्पोरेट फिड्यूशरीज जो है, कॉर्पोरेट ट्रस्टीज जो है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोटेक्ट करें, ऑब्लिगेटेड में जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोटेक्ट करें शेयर होल्डर्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को पूरी ऑनेस्टी के साथ। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किनकी होती है? कॉर्पोरेट फिड्यूशरीज की होती है, ट्रस्टीज की होती है। अगला वर्ड ओनरस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ये बेचारा इंसान जो है क्या कर रहा है? इसके ऊपर बहुत भार है, हाँ, इतने भारी भारी बैग्स इसको उठाने पड़ रहे हैं, तो इसका काम कैसा है? ओनरस है, डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत लग, आर्डुअस बहुत एफर्ट वाला है, बर्डनसम बहुत एफर्ट वाला है, स्ट्रेन्युअस बहुत टैक्सिंग है, टैक्सिंग का मतलब क्या? बहुत पेन वाला है, डिमांडिंग है, बहुत मेहनत वाला है, टॉयलसम है, बहुत मेहनत वाला काम है, लेबोरियस काम है इसका, राइट, वेरी गुड, बहुत मेहनत वाला। एफर्टलेस है भाई, एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, मैनेजेबल है, आराम से कर लेगा। फैसाइल है, मतलब बहुत आराम आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो माउंटेन्स पे चढ़ना इतने गंदे वेदर में, ये बहुत ही मुश्किल था एक्सप्लोरर्स, बहुत मुश्किल था माउंटेन्स पे चढ़ना, ऊपर जाना। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। हाँ, ग्रूवलिंग भी बोल सकते हैं डिफिकल्ट काम को, वेरी गुड। कोई चीज़ ग्रूवलिंग होती है मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम वो होता है। अगला वर्ड है गॉल करना। गॉल करने का मतलब क्या? आपने किसी को इरिटेट कर दिया, परेशान कर दिया। चलो मुझे गॉल वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे? 30 बता दो। अगर आप किसी को अनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, बॉदर कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, राइल कर रहे हो, पेस्टर कर रहे हो, पैटर्ब कर रहे हो, वेक्स कर रहे हो, पीव कर रहे हो, नेटल कर रहे हो, रैटल कर रहे हो, रैंकल कर रहे हो, रफल कर रहे हो, एग्जैस्परेट कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो उसको, मिफ कर रहे हो, नीडल कर रहे हो, चेफ कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, अच्छा उसको गुस्सा दिला रहे हो, इंसेंस भड़का रहे हो, उसको इंसेंस कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, इन्फ्लेम कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, इन्फ्यूरिएट कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, ट्रबल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा, इर्क कर रहे हो, बहुत बढ़िया, इर्क कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3। अभी तो बहुत बताने हैं, आप लोगों के कमेंट्स ही देख रही हूँ मैं, मुझे और वर्ड्स बताओ। अपसेट कर रहे हो, ऑफेंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया, भड़का रहे हो, आप उस इंसान को परेशान कर रहे हो, बग कर रहे हो, वेरी गुड, बग कैसे रह गया? हाँ, बग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, मॉक, मॉक नहीं डालते, इरिटेट करने की बात कर रहे हैं ना अभी हम, इरिटेट करने के और कोई वर्ड्स याद आ रहे हैं? नहीं तो फिर हम मीडियम्स पे आएंगे। 6 हो गए। इंस्टिगेट कर रहे हो, हाँ इंस्टिगेट कर रहे हो, वेरी नाइस, भड़का रहे हो, उसे परेशान कर। अपसेट तो लिख लिया बेटा, हाँ अपसेट तो वी हैव ऑलरेडी रिटन। उस इंसान को इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। राइल लिखा नहीं, लिखा हमने, राइल भी लिख लिया। चलो कोई बात नहीं, अब उस पर आ जाते हैं, इडियम्स पे आ जाते हैं। टीज कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, चलो मैडन कर रहे हो, वेरी नाइस, मैडन कर रहे हो। एक और रह गया है फिर,
इडियम्स पे आ जाएंगे। एक वर्ड और बता दो, कोई भी वर्ड। डिस्टर्ब तो लिख लिया होगा हमने, नहीं लिखा। डिस्टर्ब नहीं लिखा। डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। अब मुझे इडियम्स, इडियम्स की जगह है हमारे पास, नहीं है, कोई बात नहीं, यही लिख लेते हैं। अगर आप उस इंसान को परेशान कर रहे हो तो गेट अंडर समवन स्किन, उसकी स्किन में जा रहे हो। मैम बैजर भी रह गया, राइट, वेरी गुड। बैजर कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। रफल समवन्स फेदर्स, उसके फेदर्स क्या कर रहे हो, रफल कर रहे हो, मतलब उस इंसान को क्या कर रहे हो, उस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। रब समवन द रॉन्ग वे, वेरी गुड। रब समवन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से रब कर रहे हो। गेट ऑन समवन्स नर्व्स, उसकी नर्व्स पे चढ़ रहे हो। ड्राइव समवन अप द वॉल, उसको वॉल पे चढ़ा दिया है। इन सारे वर्ड का मीनिंग क्या है कि आप सामने वाले इंसान को क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। आ जाते हैं वापस। तो गॉल पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, वर्ब। आप उस इंसान को परेशान कर, एग्रीव्ड है वो इंसान, परेशान है, रिसेंटफुल है, नाराज है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, परेशान है। एंटोनिम्स, बहुत खुश है, सुकून में है, ग्रेटिफाइड है, हैप्पी है। तो स्कॉलर को बहुत इरिटेटेड फील हुआ जब उसकी जो इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स इतनी इनोवेटिव रिसर्च को हटा, डिसमिस कर दिया गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई बिना एग्जामिन किए हुए। तो उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा उसको इरिटेटेड फील हुआ। अगले वर्ड पे आते हैं स्नगली। इसका एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, स्नग एज अ बग इन द रग। सुना है किसी ने ये, स्नग एज अ बग इन द रग? इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक कारपेट के अंदर एक कीड़ा आराम से कंफर्टेबल है, आप भी उस पोजीशन पे ऐसे ही कंफर्टेबल हो। तो स्नगली मीन्स बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब। तो बहुत ही वार्म, कंफर्टेबल और बहुत ही आराम से आप पड़े हुए हो वहां पे, कंफर्टेबल हो, सिक्योर हो, कोजी कोजी फील कर रहे हो ना, अलमारी जैसे क्या बोलते हैं ब्लैंकेट के अंदर, बहुत कोजी कोजी सा फील कर रहे हो। लूज है, ऑकवर्ड है, अनकंफर्टेबल हो। तो जो छोटा सा बच्चा था वो इतने कंफर्टेबली सो रहा था इतने अच्छे वुलन ब्लैंकेट के अंदर उस विंटर नाइट के दौरान। तो स्नग हो मतलब बहुत आराम से कंफर्टेबल पोजीशन पे। डिफंक्ट, काम ही नहीं कर रही वो चीज। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग, बेकार हो गई है भाई, ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, अब काम ही नहीं कर रही है। आउटमोडेड हो गई है, अब काम ही नहीं कर रही। एक्सटिंक्ट है, काम ही नहीं कर रही, इनऑपरेटिव है। एंटोनिम्स नहीं भाई, फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, थ्राइव कर रही है, ग्रो कर रही है, काम कर रही है। तो एक बार इतनी ज़्यादा फेमस एयरलाइन थी, अब वो डिफंक्ट हो गई, मतलब वो फंक्शनिंग ही नहीं है, जब उसको इतने ज़्यादा लॉसेज हुए, इतने ज़्यादा लॉसेज हुए, उसके बाद वो एयरलाइन क्या हो गई, अब डिफंक्ट हो गई, अब काम नहीं कर। समझ आई वोकैबुलरी? आ जाते हैं बाकी आज के आर्टिकल पे। आर्टिकल है जब पेशेंस ने गुस्से को हरा दिया। आज की कहानी है लक्ष्य की। लक्ष्य ना एक बहुत ही छोटे से टाउन में रहता था और उसको जाना जाता था कि वो एक बहुत ही परफेक्ट हार्डवर्किंग स्टूडेंट था। लेकिन फिर एक झूठी कहानी फैलाई गई उसके जेलस क्लासमेट्स के द्वारा, जिसने उसकी ऑनेस्ट इमेज को बिलाई किया। बिलाई मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट किया, और लोगों को डाउट होने लग गया उसके कैरेक्टर के ऊपर। तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हुआ, उसने बहुत खराब फील हुआ उसको उस शर्मिंदगी की वजह से। लेकिन उसने गुस्से में रिएक्ट नहीं किया, उसने बदला नहीं लेने की कोशिश करी। अवेंज मीन्स बदला, उसने रिटेलिएट नहीं किया, बदला नहीं लिया उस इंसल्ट का तुरंत की तुरंत। उसके बजाय वो क्या हो गया, बहुत केयरफुल हो गया, सर्कमस्पेक्ट हो गया, मीन्स बहुत केयरफुल हो गया अपने एक्शंस में। उसको पता था कि सच्चाई को पेशेंस चाहिए नॉइज से ज़्यादा। सिचुएशन बहुत पेनफुल हो गई जब कुछ ट्रस्टेड फिड्यूशरीज थे, फिड्यूशरीज मीन्स ट्रस्टीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बचाएंगे स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, शांत रहे। क्यों?
क्योंकि उनको लग रहा था कि सच्चाई बाहर आई तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ओनरस हो जाएगी, बहुत बर्डनसम हो जाएगी। लक्ष्य का जो कॉन्फिडेंस था, एक बार वो बहुत ही कंफर्टेबली रैप्ड था, स्नगली मीन्स कंफर्टेबली, बहुत कंफर्ट में था अपनी सक्सेस के, वो हिलने लग गया और बहुत सारे लोगों ने अज्यूम कर लिया कि उसका जो ड्रीम है एग्जाम क्लियर करने का वो डिफंक्ट हो चुका है, मतलब बेकार हो चुका है। डिफंक्ट मीन्स नॉट ऑपरेशनल होता है, यहाँ पे डिफंक्ट का मीनिंग क्या है कि अब वो फेल हो चुका है। फिर भी हर रात को जब गुस्सा भड़कता था उसके अंदर, वो अपने आप को याद दिलाता था कि सच्चाई, विक्ट्री जो है वापस चिल्लाने में नहीं होती है, विक्ट्री होती है ऊपर उठने में। तो उसने पढ़ाई करी, हर इल्ज़ाम, एक्यूजेशन मीन्स इल्ज़ाम, हर इल्ज़ाम का जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से और सही मोमेंट का वेट किया। महीनों बाद जब रिजल्ट्स आए, लक्ष्य ने टॉप किया और वो लोग जो उस झूठ पे विश्वास कर रहे थे वो स्पीचलेस हो गए। उसकी सक्सेस ने सिर्फ ये नहीं प्रूव किया कि वो इनोसेंट था, उसने ये दिखाया कि पेशेंस जो है एंगर को हरा सकता है, रिस्पेक्ट इंसल्ट को हरा सकता है और लगातार मेहनत से जो हैवीएस्ट बर्डन है वो भी आपका ऑनर में कन्वर्ट हो जाए। तो सारे वर्ड्स रिवाइज हो गए और कहानी देखो घूम फिर के एक ही होती है। कहानी घूम फिर के एक ही क्या होती है? कंसिस्टेंट रहो, अपने अंदर पेशेंस रखो, आपके दिन बदल जाएंगे। बट ज़रूरी क्या है? कंसिस्टेंसी, रेगुलरली आपको उस काम को करना होगा और आपको उस काम को पेशेंस के साथ करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पेशेंस कमजोरी नहीं होता है, ये आपकी ताकत होती है। जब रिवेंज चाहिए होता है, डिसिप्लिन ही है जो आपको जीत दिलाता है। समझ आई? सारे के सारे वर्ड्स जो अभी हमने पढ़े थे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है इनकॉरिजिबल, जिसको आप ठीक ही नहीं कर सकते भाई, जो कभी सही नहीं हो सकता, इनकॉरिजिबल है, जिसको आप कभी करेक्ट नहीं कर सकते। ओमनी पोटेंट, ओमनी मीन्स ऑल, पोटेंट मीन्स पावरफुल, जिसके पास सारी पावर हो, सर्वशक्तिशाली, क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट। प्रैग्मेटिक, जो इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो, इमेजिनेशन की दुनिया में ना रहता हो। ब्लास्फेमी इतनी बार एग्जाम में आया ना, क्या पता। ब्लास्फेमी मीन्स आप किसी पवित्र चीज को डिसरिस्पेक्ट कर, इसको प्रोफेनिटी भी बोलते हैं, इसको सैक्रिलेज भी बोलते हैं। तीनों वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं, किसी पवित्र चीज को डिसरिस्पेक्ट कर। फ्रेजल वर्ब्स, पुट इन मतलब कोई रिक्वेस्ट डालना, तो उसने एक रिक्वेस्ट डाली कि मुझे ट्रांसफर दिया जाए, पुट इन मीन्स एक रिक्वेस्ट देना। पुट ऑफ इज पोस्टपोन कर दिया आपने, पुट ऑन इज पहन लिया, पुट आउट इज बुझा दिया। ये पुट के फ्रेजल वर्ब्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बहुत कॉमन है। पुट आउट बुझा देना, आग बुझा दी, पुट ऑन वेयर कर लेना, पुट ऑफ पोस्टपोन कर देना और पुट इन रिक्वेस्ट करना। एन ओपन बुक, आई एम एन ओपन बुक मीन्स आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स बहुत आसानी से समझ सकते। ओपन बुक, खुली किताब। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब सब चीज़ें वो क्या है? सर्टेन है, मतलब वो क्लियर है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। नथिंग इज हिडन, चीज सर्टेन है, ऑब्वियस है, मतलब क्लियर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कोई इंसान अगर क्लोज बुक होता है, नहीं समझ में आता, बंद किताब है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। रीड बिटवीन द लाइन्स, जो नहीं भी लिखा हुआ है वो भी आप समझ रहे हो, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। आप वो बात भी समझ रहे हो जो डायरेक्टली नहीं लिखी हुई है। टेक अ लीफ आउट ऑफ समवंस बुक, ये बहुत बार एग्जाम में आया। मीन्स किसी और की किताब से आप एक पन्ना निकाल रहे हो, मतलब किसी और का एग्जाम्पल आप फॉलो करें। इसको बोलते हैं टू वॉक इन द फुट स्टेप्स, मतलब उस इंसान को आप फॉलो करें। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में? ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा से टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर हो जाएगा। आज के आर्टिकल पे आते हैं, और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। क्वांटम सेफ थिंकिंग, क्वांटम सेफ थिंकिंग ऑथर किस चीज़ को रेफर करें? तो क्वांटम ऑथर ने यहाँ पे कैपिटल से लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ऑथर जो है किसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं,
ऑन द न्यू DST टास्क फोर्स, ये जो पूरी पूरी फोर्स है इसकी रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। क्वांटम सेफ थिंकिंग मतलब कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी बात की जाए। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलिए ऑथर क्या कह रहे हैं। ये जो नई DST टास्क फोर्स है मतलब एक ग्रुप है जिसकी रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट क्या आई है, ऑन मेकिंग कि इंडिया की जो डिजिटल इकोसिस्टम्स हैं, जितना भी हमारा इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम्स है, मतलब हमारी एप्लीकेशंस वगैरह है, वेबसाइट्स वगैरह है, सारा डेटा वगैरह है, इसको हम क्वांटम सेफ बनाए। क्वांटम सेफ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कोई भी क्वांटम कंप्यूटर उसको उस डेटा को रीड ना कर सके। मतलब डेटा क्या होता है, एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि जितना भी डेटा होता है वो कोड्स में होता है, कोई उसको डायरेक्टली पढ़ नहीं सकता। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही एडवांस मशीन होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे डेटा को रीड कर ले, हमारे कंप्यूटर्स जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो हमारे डेटा को डिक्रिप्ट कर लें। डिक्रिप्ट मीन्स वापस से मैसेज में कन्वर्ट कर दें। तो हमारी ज़रूरत है कि हम अपने सारे के सारे डिजिटल इकोसिस्टम को, जितना भी डेटा है सब कुछ है, हम उसको क्वांटम सेफ बनाएं कि क्वांटम कंप्यूटर भी उसको ना पढ़ पाए। ये प्रोडक्ट है, ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है कि हम सोच रहे हैं, कंटेम्पलेट मीन्स बहुत गहराई में सोच रहे हैं। किस चीज़ को बहुत गहराई में सोच रहे हैं, एक ऐसे थ्रेट को, एक ऐसे खतरे को, और ये चीज़ बहुत लंबे समय की भी है और बहुत अर्जेंट भी है। टुडे आज के टाइम पे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी समझते हो, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है द साइंस ऑफ कन्वर्टिंग समथिंग इनटू कोड्स। तो किसी मैसेज को कोड में कन्वर्ट करना, उस कोड को डिकोड करना, ये सारी की सारी स्टडी होती है, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी में रूट वर्ड होता है क्रिप्ट, इस क्रिप्ट का मतलब ही होता है कोड्स। तो आज के टाइम पे जो क्रिप्टोग्राफी है वो अंडरपिन कर रही है। अंडरपिन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज़ का बेस है। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ को अंडरपिन करती है, मतलब एक तरीके से क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, उसको एक बेस देती है। तो ये क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है ऑनलाइन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कि हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे और हमारे जितने भी कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, हमारी जितनी भी बातचीत हो रही है वो सिक्योर रहे। हमारी बातचीत सिक्योर क्यों रहती है, आजकल आप व्हाट्सएप पे भी देखते होगे, नीचे लिखा हुआ आता है योर चैट्स आर नाउ एनक्रिप्टेड। आपकी जो चैट है वो एनक्रिप्टेड है। इसका मतलब आपकी बातचीत जिस व्हाट्सएप के डेटाबेस में स्टोर हो रही है, वो आपका मैसेज डायरेक्टली स्टोर नहीं हो रहा है, वो मैसेज कोड्स में पहले कन्वर्ट हुआ है और वो कोड स्टोर हो रहा है। तो अगर कोई उस कोड को चुरा भी लेगा, कोई उस डेटाबेस को एक्सेस भी कर लेगा, तब भी आपका मैसेज उसको पता नहीं लगेगा। तो आजकल जो सिक्योर कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, आजकल जो हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है, उसका रीजन क्या है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की चीजें कोड्स में कन्वर्ट की जा रही है। इट्स प्रोटेक्टिव एबिलिटी। अब ये जो क्रिप्टोग्राफी है, ये हमारा जो हमें जो प्रोटेक्ट कर रही है,
रेस्ट ऑन मीन्स डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड कर रही है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करती है जो कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल, पुराने कंप्यूटर्स जो हैं जो सॉल्व नहीं कर सकते अच्छे से। तो जो कोड कन्वर्ट किया गया, आपका मैसेज किस तरीके से कोड में बना, वो पूरी की पूरी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जो नॉर्मल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर किसी ने आपका डेटा हैक कर लिया तो उसको कोड से मैसेज में वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन है वो छुपी हुई है एक लॉक के पीछे, जिसकी चाबी ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो अगर किसी को उस कोड से को डिकोड करना होगा तो उसको वो चाबी चाहिए होगी, चाबी चाहिए होगी मतलब उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है? एक बहुत ही केपेबल क्वांटम कंप्यूटर जो है वो यूज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक शोर्स एल्गोरिथम होती है। चलो हमने ये तो समझ लिया कि हमारी जो बातचीत चल रही है उसको नॉर्मल कंप्यूटर तो नहीं समझ पाएगा अगर हमारा डेटाबेस वहां पहुंच गया, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होगा उसमें उसके पास एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मींस सेट ऑफ स्टेप्स। तो उसके पास कुछ स्टेप्स हैं जिससे वो इस लॉक को ओपन कर पाएगा, वो इस कोड को समझ पाएगा कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? जिसको एईएस एन्क्रिप्शन बोलते हैं, कि आप क्रिप्टोग्राफी कर रहे हो, कोड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। ये थोड़ा सा खतरा कम है इनको। इसकी शुरुआत से एडवेंट, एडवेंट मीन्स स्टार्ट, आना। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के आने से अगर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हुई है तो उसमें थोड़ा सा खतरा कम है, लेकिन फिर भी एक्सपोजर जो एग्जिस्टेंशियल एक्सपोजर की हमारा जो डेटा है वो पब्लिक डेटाबेस में है, फिर भी वो कंसंट्रेटेड है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो मतलब इंपॉर्टेंट जगह हमारा डेटाबेस फैला हुआ है, विथ सिक्योर्स एवरीथिंग, जो बचाता है हर चीज को HTTPS से टू टेलीकॉम, यहां से लेकर यहां तक हमारा डेटा को सिक्योर कौन करता है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि कोई अगर बैड एक्टर आ जाए, कोई खराब इंसान अगर आ जाए, कोई खराब हैकर अगर आ जाए और वो हार्वेस्ट कर ले, वो आज अपने पास रख ले सारा का सारा डेटा। मान लो उसके पास आज क्वांटम कंप्यूटर नहीं है, उसके पास पुराना कंप्यूटर ही है, क्वांटम कंप्यूटर की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, बट वो क्या करेगा? वो आज डेटा अपने पास स्टोर कर लेगा और उसको बाद में कभी जब उसके पास वो टेक्नोलॉजी आएगी तब डिक्रिप्ट कर लेगा। तो ये तो प्रॉब्लम है। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला? लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज थी, बहुत सारे जार्गन्स का यूज किया गया था। जार्गन का मतलब क्या होता है? टेक्निकल वर्ड्स। लेकिन बात एक ही थी। बात क्या थी? कि क्वांटम कंप्यूटर्स के पास वो पावर होती है कि वो एनक्रिप्टेड डेटा को भी समझ सकते। हमें लगता है, सरकार को लगता है कि एनक्रिप्ट हो गया डेटा तो हमारा डेटा प्रोटेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में प्रोटेक्टेड नहीं है। मान लिया कि जो अभी तक कंप्यूटर्स हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, वो उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उसको समझ सकता है। चलो आज नहीं समझ रहा, 10 साल बाद समझ जाएगा। तो क्या हो सकता है कि लोग आज डेटा अपने पास कर लेंगे सारा का सारा और उसको बाद में डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। कितने लोगों को समझ में आया पैसेज? तो हमें बेसिकली इस पैसेज में जो मेन इंग्लिश लिखी हुई है, जो मेन आइडिया है वो समझना, टेक्निकल वर्ड्स की बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चले अगला पैराग्राफ, ऑथर क्या कह रहे हैं? पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी,
मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, PQC। ये एक सॉफ्टवेयर है जो चल सकता है अभी वाले कंप्यूटर्स पे भी, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है उन पे ये चल सकता है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है। ये बेनिफिट क्या है इसके अंदर, कि ये अटैक से बच जाएगा जो क्वांटम कंप्यूटर्स इसके ऊपर करेंगे। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डाल देते हो जिसको बोलते हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, अगर वो सॉफ्टवेयर डाल दिया तो क्वांटम कंप्यूटर जो अटैक करेंगे उससे वो बच जाएगा। DST की रिपोर्ट जो आई है वो रिकमेंड करती है, वो सजेस्ट करती है 3 पोस्ट क्वांटम स्टैंडर्ड्स के, आप 3 रूल्स फॉलो करो जो कि 2024 में फाइनलाइज हुए थे, जिससे कि इंडिया की जो कोशिशें हैं पोस्ट क्वांटम एफर्ट में वो ठीक हो जाएं और वो हम माइग्रेट कर पाए इस आर्किटेक्चर में। तो जो रिपोर्ट आई उसने क्या बोला कि देखो इंडिया का डेटा बहुत जगह स्टोर्ड है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 3 चीजें ऐसी फॉलो करनी होंगी जिससे कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे डेटा पे अटैक ना कर सके, और ये सारी की सारी चीजें हमें अप्लाई करनी होंगी। तो ये जो प्रूडेंट, बहुत ही केयरफुल एडवाइस जो आई है, इसको फॉलो करना चाहिए, स्पेशली विज मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिगार्ड में, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज है जहाँ पैसे का लेन देन वाला डेटा है, पावर ग्रिड्स है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सारा कंट्रोल है, और जो डिफेंस सिस्टम है वहां पे तो हमें इन चीजों को फॉलो करना ही करना चाहिए कि कोई भी क्वांटम कंप्यूटर उस पर अटैक ना कर सके। द माइग्रेशन, हमें माइग्रेशन भी करना चाहिए। माइग्रेशन मीन्स अभी जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं हमें अब इन दूसरे सॉफ्टवेयर में आना पड़ेगा जिससे कि हम क्वांटम कंप्यूटर के अटैक से बच जाएं। मस्ट कंटिन्यू, ये चलते रहना चाहिए। इवन इफ क्यू डे क्या होता है, क्यू डे होता है जब क्वांटम कंप्यूटर्स जो है खतरे में डाल देंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है, वही जो हमारी गवर्नमेंट है जो सारा का सारा डेटा कोड्स में सेव कर रही है, कोड्स में कन्वर्ट करके सेव कर रही है। जब क्वांटम कंप्यूटर्स इस बात को एंडेंजर कर देंगे, खतरे में डाल देंगे, मतलब वो इस डेटा को पढ़ पाएंगे, तब भी माइग्रेशन होना चाहिए। क्यू डे इज पुश्ड बैक फ्रॉम द रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेड 2029। अभी तो रिपोर्ट कह रही है कि जो क्यू डे है 2029 में आएगा जब क्वांटम कंप्यूटर सारा डेटा पढ़ लेंगे। तो अगर ये पीछे भी हो जाता है फिर भी हमारी कंट्री को तैयार पहले से ही रहना पड़ेगा। माइग्रेशन अभी के अभी करना शुरू कर दो। हालांकि एक्सपर्ट्स जो है इस बात से अग्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो मेन स्ट्रीम व्यू है, जो सब लोगों का जो व्यू है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका जो ओपिनियन है वो ये कह रहे हैं कि क्यू डे जो होगा और जो माइग्रेशन होगा कि सारा सारा का सारा डेटा हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे ले आएंगे कि क्वांटम कंप्यूटर उसको ना पढ़ पाए, उसको कम से कम 10 साल लगेंगे। तो रिपोर्ट कह रही है कि 2029 तक हो जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 10 साल लगेंगे। क्रिप्टोग्राफी इज इन प्रैक्टिस, क्रिप्टोग्राफी होता क्या है, अ सेट ऑफ डिपेंडेंसीज ऑफन स्प्रेड अक्रॉस। तो क्रिप्टोग्राफी अभी क्या चल रही है, सब डिपेंडेंट है। मिनिस्ट्री में जो डेटाबेस है, जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं कि आप सही इंसान हो या नहीं। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स मीन्स आपसे पूछा जाता है कि आप अपना पासवर्ड बताओ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपना पासवर्ड दो, तो वो सारे के सारे सिस्टम्स जो है, कंट्रोल सिस्टम्स जो है, इन सब में क्रिप्टोग्राफी हो रही है। सारी की सारी चीजों में क्रिप्टोग्राफी हो रही है। हम सब कुछ कोड्स में ही कर रहे हैं जिससे कि कहीं भी डेटा लीक ना हो। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उस डेटा को पढ़ सकता है, और वो दिन कब आएगा, रिपोर्ट के लिए 2029 में आएगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 10 साल लगेंगे। लेकिन इंडिया को अभी से माइग्रेशन शुरू कर देना चाहिए जिससे कि हम क्वांटम कंप्यूटर्स के अटैक से बच सके। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
हाँ जी, अगला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? 10 अतः जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग मीन्स कवरिंग अ लार्ज एरिया। तो इतना बड़ा एरिया है, मतलब इतना बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स डालने पड़ेंगे, माइग्रेट करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजों को माइग्रेट करना पड़ेगा। तो वो जो चैलेंजेस हैं आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करो, उनको कम मत समझो, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। मोर ओवर, क्योंकि जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऑटोनॉमसली, ऑटोनॉमसली मीन्स इंडिपेंडेंटली, खुद से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सॉफ्टवेयर लेयर को जोड़े, मतलब एडवांस एआई भी अटैक कर सकता है। और क्वांटम कंप्यूटर्स खतरे में डाल रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ एनक्रिप्शन टुमारो। तो अभी तो एआई भी अटैक कर सकता है। एआई क्या कर सकता है? डेटा ले सकता है। एआई ने डेटा ले लिया, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करेंगे? उस डेटा को डिकोड कर लेंगे। तो जो थ्रेट सरफेस है, तो हमें जो खतरा लग रहा है वो बहुत बड़ा है एक्चुअल में, छोटा खतरा नहीं है, बहुत बड़ा है। जो क्यूडे बता रहा है, पोटेंस में सिग्नल दे रहा है, उससे बहुत बड़ा खतरा है। एआई सारा डेटा कलेक्ट कर लेगा, क्वांटम कंप्यूटर उसको डिकोड कर लेगा, तो हमारा डेटा तो कहीं सेफ ही नहीं रहा। तो रिपोर्ट क्या रिकमेंड कर रही है? रिपोर्ट कह रही है कि ये जो पीक्यूसी सॉफ्टवेयर है, जो क्वांटम कंप्यूटर के अटैक से हमें बचा सकता है, इसको सब लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। और उन एनवायरमेंट्स में तो पीक्यूसी तुरंत के तुरंत हो जाना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाली बातें हैं। और हमें द मोर टेक्निकली डिमांडिंग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। और ये की भी, मतलब ये भी एक टेक्निकली बात है कि ये चीज भी हो जानी चाहिए, रिपोर्ट ऐसा सजेस्ट कर रही है। इंडिया के लिए इसका मतलब पता है क्या है? अगर हमें पीक्यू से सॉफ्टवेयर सब जगह अप्लाई करवाना है, सब चीजें करवानी है, तो इसका मतलब है कम से कम कितना बजट लगेगा? 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे अपग्रेड करने में। जो अभी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चलता आ रहा है, जैसे कि वो इंटर ऑपरेबल हो, आपस में सब काम कर सके। वेंडर का जो डिपेंडेंस है, वेंडर पे जो हम डिपेंडेंस है, जो हमें सॉफ्टवेयर बना के देता है, उस पर जो डिपेंडेंस है हमारा, उस चीज को ठीक करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में और रिटेन करने में ह्यूमन कैपिटल को, तो लोग जो काम करेंगे इसके ऊपर, माइग्रेशन करेंगे उस चीज में। क्योंकि जो क्यूकेडी के जो इंजीनियर्स हैं जो इस चीज को करते हैं वो अभी बहुत कम है, तो इंडिया को कम से कम 5,000 करोड़ रुपए लगेगा इस चीज को करने में। इंडिया को साथ के साथ रीअसेस भी करना होगा, वापस से जांच भी करते रहनी होगी किस चीज पे? अपनी जरूरतों पे। क्योंकि अभी जो है बहुत ही एक्यूट ट्रेड ऑफ है। एक्यूट ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस। ट्रेड ऑफ मीन्स अगर ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, ये कम करोगे तो ये बढ़ाओ, ये बढ़ जाएगा। तो एक बैलेंस क्यूकेडी को हमें बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि सिक्योरिटी भी हमारी ज्यादा से ज्यादा रहे और काम भी अच्छे से अच्छे हो। आपको सभी को समझ में आता है कि ट्रेड ऑफ होता है सिक्योरिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, समझते हो? कि मान लो आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, बहुत सिक्योर है, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाती है? मान लो आपको जीमेल पे लॉगिन करना है, सिक्योरिटी नहीं है तो सिर्फ पासवर्ड डालो, लॉगिन हो जाएगा, बहुत एफिशिएंटली आप काम कर पाओगे। बहुत ज्यादा सिक्योर होगा तो पहले आपसे पासवर्ड पूछेगा, फिर आपसे ओटीपी पूछेगा, फिर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आपसे कोई और भी चीज पूछ लेगा, और फिर जाके आपको लॉगिन करवाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमें एक बैलेंस बनाना होता है कि सिक्योर भी रहे और एफिशिएंसी भी कम ना हो, उसी को बोलते हैं ट्रेड ऑफ। क्लियर सभी को? चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑल द बेस्ट एवरी।
चलिए लेट्स डिस्कस इट, बट द प्रॉब्लम इज कौन सा है जो कंसर्न से फॉलो करता है, मतलब क्या क्या आप कह सकते हो क्वांटम के खतरे को लेके और इंडिया की तैयारी को लेके। जो खतरा है क्वांटम कंप्यूटिंग का वो फ्यूचर के लिए ही लिमिटेड नहीं है, ये अभी के लिए भी, अभी की भी खतरा है, क्योंकि अभी की चीज़ों को भी इंसान स्टोर करके रख सकता है और बाद में डिक्रिप्ट कर लेगा। सही बात है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं, अभी भी है, अभी भी वो डेटा स्टोर कर लेगा, बाद में डिक्रिप्ट कर लेगा जब क्वांटम कंप्यूटर काम करना शुरू कर देगा। तो माइग्रेशन को डिले करना जब तक क्वांटम कंप्यूटर्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो जाते, इससे जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। सही बात है। अगर इंडिया ये सोचे कि अभी माइग्रेशन क्यों करना है यार, अभी जब क्वांटम कंप्यूटर काम करने लगेगा, जब वो उसके अंदर वो पावर आ जाएगी अटैक करने की, तब कर लेंगे माइग्रेशन। नहीं, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ से इंडिया को रिस्क आएगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करेगा, अभी का डेटा स्टोर कर लेगा अपने पास, कि बाद में उसको डिक्रिप्ट कर लूंगा। एईएस एनक्रिप्शन पे कम खतरा है क्वांटम अटैक का, तो इंडिया को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए पोस्ट क्वांटम माइग्रेशन एफर्ट्स। नहीं, ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि अभी प्रायोरिटी दो भाई, अभी के अभी करो। ऑथर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि अभी के अभी करो माइग्रेशन एफर्ट, तो यहाँ पे कहना कि मत करो, तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ये कन्वेंशनल कंप्यूटिंग सिस्टम पे भी चल सकती है वाइल ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू क्वांटम अटैक। सही बात है। ऑथर ने बोला कि पीक्यूसी जो एक टेक्निक है वो आज वाले कंप्यूटर पे भी चल जाएगी, वो क्वांटम कंप्यूटर से बचा देगी। एक्सपर्ट्स जो है सब लोग मान रहे हैं कि क्यूके 2029 तक आ जाएगा, नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 10 साल लगेंगे। डीएसटी रिपोर्ट कह रही है कि आप पीक्यूसी को भी अडॉप्ट करो इन हाई सिक्योरिटी, और क्यूकेडी को भी अडॉप्ट करो। दोनों टेक्नोलॉजी कह रही है कि आप इस वो को भी लगाओ और इसको भी लगाओ। आंसर इज डी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आपके दोनों के दोनों सही। अगला, कौन कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? जो मुश्किल है ना ये माइग्रेशन, ये इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम्स बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में। सही बात है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस नहीं करने हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, सब में मिला हुआ है, तो सब में माइग्रेशन करना पड़ेगा, इसकी वजह से चैलेंज है। सही बात है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है, जो इंडिया फेस कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से, किसी और टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है। नहीं, एआई की वजह से भी तो रिस्क आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ क्वांटम की वजह से रिस्क है और किसी टेक्नोलॉजी की वजह से रिस्क नहीं है। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी रिस्क है। तो ये तो गलत हो गया, इस ओनली वर्ड ने घोटाला कर दिया। कंट्री जो तैयार कर रही है, इसके लिए हमें बैलेंस करना होगा सिक्योरिटी को ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट से। सही बात है, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें ऑपरेशनल भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आंसर इज डी, बोथ फर्स्ट एंड। अगला, कौन सा बेस्ट समरी है पैसेज की? रिपोर्ट वार्निंग दे रही है कि क्वांटम एडवांसेस बहुत तेजी से कमजोर बना देंगे हमारे फ्रेमवर्क्स को इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में। चलो देखते हैं, बेस्ट वाला बताना, ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था। पैसेज एग्जामिन कर रहे हैं क्वांटम टेक्नोलॉजीज को, एनक्रिप्शन मेथड्स को कंपेयर किया जा रहा है, नहीं। पैसेज कह रहा है कि हम तैयार हो जाए, हम सब मिलजुल के काम करें, तैयारी कर लें, बिल्कुल सही है। डिस्कशन हाईलाइट करता है कि क्वांटम इनोवेशन से कैसे ग्रोथ आएगी, बिल्कुल ही गलत है। क्वांटम के खतरों की बात हो रही है। अब मुझे ए और सी को कंपेयर करना हो तो ऑथर रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस की बात करें कि आप ये चीजें अपना लो, तो ऑथर की टोन सजेस्टिव ज्यादा है कि आप इस टाइम के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो आंसर वाज सी। टोन, पहला वर्ड है प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक टोन का मतलब है कि ऑथर बता रहे हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऑथर ने बताया कि आगे क्या क्या हो सकता है। सर्कमस्पेक्ट, ऑथर बहुत केयरफुल होने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑथर केयरफुल होने की बात कर रहे हैं। ऑथर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। एडवोकेटरी, ऑथर सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। एडवोकेटरी का मतलब होता है ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सही बात है, ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो टोन सारी की सारी सही थी। आंसर वॉज डी, ऑल 1, 2 एंड 3। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में? रेडी फॉर स्किमिंग नाउ? नहीं, पहले हम एरर डिटेक्शन करेंगे, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी। लगभग 7,000 बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। एक थम्स अप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे। अब जितने लोगों ने परफेक्शन बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो आज क्या ज्वाइन कर लेंगे। आज आखिरी डेट है इस कोड की, NB60, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक क्लोज टेस्ट की क्लास हुई है, उसको आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, और आज से 11 बजे आपको आना है लाइव। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे आप ग्रामर ग्रंथ देखोगे, और मंडे से लेकर थर्सडे तक
आप टॉपिक्स वाइज क्लासेस करोगे। तो इस तरीके से हमने डिविजन किया है आपकी प्रोफेशनल बैच में। तो मेक श्योर करो कि आज से आप क्लासेस को रेगुलरली जरूर अटेंड करना स्टार्ट करो। एरर डिटेक्शन फॉर ऑल द बेस्ट। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। जब भी कोई इमेजिनेशन होता है ना, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, अगर मैं एक चिड़िया होती, अगर मैं गवर्नर होती, इमेजिनेशन में आप हमेशा वर लगाते हो। तो अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर होती तो मैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाती। इफ आई वर, इमेजिनेशन के केस में हमेशा वर लगता है। द सन हैड सेट बिफोर वी रीच द समिट ऑफ द माउंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो एक्शंस हैं, जो कम पुराना एक्शन है उसके साथ आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है, जो ज्यादा पुराना एक्शन है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। तो जब भी दो एक्शंस होते हैं, ज्यादा पुराने के साथ आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, कम पुराने के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। बिल्कुल सही यूज हो रखा है। आंसर इज ई, नो एरर। आई विल कॉल यू एज सून एज आई विल रीच द ऑफिस, जब भी दो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं, जो एक्शन पहले होता है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, जो एक्शन बाद में होता है उसके साथ सिंपल फ्यूचर टेंस लगता है। तो मैं पहले ऑफिस पहुंचूंगी फिर तुम्हें कॉल करूंगी, मतलब ये वाला एक्शन पहले होगा। तो एज सून एज आई रीच द ऑफिस, जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचती हूँ मैं तुम्हें कॉल करूँ। तो जो एक्शन पहले होगा उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो एक्शन बाद में होगा उसके साथ सिंपल फ्यूचर टेंस मींस विल कॉल। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को प्लीज पढ़ लो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको कंफ्यूजन है तो। He told me that he is going, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जब भी मेन क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही आता है। तो he told me that he was going to the market to buy some fresh vegetables for। अगला, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब रूटीन है। जब भी कोई रूटीन होता है, हैबिट होती है, आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हो। तो एवरी मॉर्निंग ही गोज फॉर अ जॉग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो ए और बी दोनों में गड़बड़ है। ही इज गोइंग नहीं आएगा, ही गोज। हर सुबह वो जॉगिंग करने के लिए जाता है पार्क में अपना काम शुरू करने से पहले। स्कोर्स एवरीवन इन एरर डिटेक्शन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। क्लॉज मीन्स प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स, वैलिडेटिंग मीन्स उनको सही साबित कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की बात करने वाले हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ था, वोटर लिस्ट को जो चेंजेस किए गए थे वोटर लिस्ट में, उसकी बात करने वाले। चलिए, ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस द स्किमिंग आर्टिकल, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वेडनेसडे को, उसने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो SIR है वो सही है, वो फ्री इलेक्शंस एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ एक कदम है। ये बहुत टाइम बाद आया है जब SIR एक फैक्ट बन गया और इस एक्सरसाइज को 12 जगहों पे और किया गया। महीनों तक तो कोर्ट ने सवाल उठाने से ही मना कर दिया था और प्रोसीड किया कोर्ट ने। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि 10% से ज़्यादा रोल्स कम हो गए, इतने सारे डिलीशंस हो गए और जेंडर रेशो बहुत कम हो गया। वेस्ट बंगाल में जो फ्लॉज थे इसकी वजह से मनमाने डिलीशंस हो गए, लोगों के नाम कट गए, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया जो गरीब थे और बहुत सब कुछ इम्पैक्ट पड़ा। कोर्ट बीच में आया SIR में, लेकिन कोर्ट जो बीच में आया सिर्फ ऊपर नजर रखने के लिए आया है वेडनेसडे तक, लेकिन फिर उसने एक जजमेंट दिया जिसको कह सकते हैं कि कोर्ट ने बस क्या किया, उस प्रोसेस को वैलिडेट कर दिया, हाँ कर दिया। उसने डिसाइड किया, उस क्वेश्चन को डिसाइड किया कि क्या SIR सही था या नहीं था, लेकिन उसने सवाल कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उसकी रीजनिंग क्या थी, सिर्फ थ्योरेटिकल थी, प्रैक्टिस में नहीं थी। तो पेटिशनर ने जो पेटिशन फाइल किया था, तो कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी वर्ड, एनी वर्ड जो है उसको आप ओनली वर्ड नहीं पढ़ सकते हो और जो प्रॉब्लम है उसको हम धीरे धीरे ठीक कर देंगे माइग्रेशन की। बट उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जिसमें लिखा हुआ था प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज एन एक्सेप्शनल पावर, कि सेक्शन 21(3) जो एक्सेप्शनल पावर है जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर को हटा देती है। मतलब इसने क्या किया, सेफगार्ड बाइंडिंग ऑर्डिनरी रोल रिविजन, मतलब ठीक है, मतलब कोर्ट ने सपोर्ट ही कर दिया। फिर ऑब्जेक्शन आया, इतने सारे जो इलेक्टर्स थे कि उनको एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी अपनी जाके। मतलब इस बात को हम मान नहीं रहे हैं कि वो इलेक्टर्स वैलिड है। मतलब इस बात समझ रहे ऑथर क्या कह रहे हैं, इसमें ऑथर ये कह रहे हैं कि इलेक्टर्स जिसका नाम ऑलरेडी लिस्ट पे है उनको प्रूव करना होगा कि वो सही है। इसका मतलब आप उस बात को मान के नहीं चल रहे हो कि वो सही है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो काम है, मतलब एक एजुकेटरी एक्सरसाइज होती है जहाँ पे जजमेंट देना होता है, प्रिजम्पशन होता है, और एक इंक्विजिटोरियल वन होते हैं जहाँ पे ये बात नहीं मान के चलते हैं। तो पुराना जजमेंट जो आया था इसमें जिसने बोला था कि अगर किसी का भी नाम हटाते हो तो उसका लॉजिक बताओ, वो भी अपने ही फैक्ट्स तक रुका हुआ था। कोर्ट ने एश्योरेंस दिया है कि जब SIR बोलेगा इलेक्टर को कि आपको प्रूफ करना है कि आप इलेक्टर हो, तो प्रिजम्पशन चल रहा है। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज है, फिर से हम स्किमिंग कर रहे हैं। स्किमिंग कर रहे हैं इसका मतलब हम पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है SIR को। यही मेन आइडिया हमको निकालना है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, SIR को सपोर्ट कर रहा है। जितने भी ऑब्जेक्शंस हुए थे उसको लेके, जितने भी पिटिशंस फाइल किए थे, सुप्रीम कोर्ट उन सबका लॉजिक दे रहा है। तो जो गलत तरीके से डिलीट किया गया है वोटर्स को जल्दी जल्दी वाले प्रोसेस में, क्यों, क्योंकि टाइमलाइन थी कि इस दिन तक लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इलेक्शन की ऑनेस्टी पे। तो पूरा पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन कह रहा था, जो हमने स्किमिंग करके समझी वो क्या थी कि SIR का जो प्रोसेस था ऑथर के हिसाब से बहुत गलत प्रोसेस था। इसमें लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया, बहुत सारे जेंडर रेशो पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, लोगों को खुद जाके प्रूफ करना पड़ा कि मैं सही वोटर हूँ। मतलब जिम्मेदारी लोगों की हो गई अपने आप को प्रूफ करने की। ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव हुई। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा करेगा, डिसीजन अच्छा देगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये प्रोसेस सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पे कोई बात ही नहीं करी कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, उसके ऊपर कोई जजमेंट ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बस थ्योरी की बात करी और बोला कि ये प्रोसेस सही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना हमें मेन आइडिया समझना। तो ऑथर ने बुराई क्या करी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की? सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि SIR गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया SIR को। कोर्ट ने फोकस किया थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन पे कि SIR सही है, थ्योरी वाइज एकदम सही है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ उसके ऊपर तो कोई फोकस ही नहीं किया। कोर्ट ने बोला कि ECI के पास अथॉरिटी नहीं है रिवाइज करने की, नहीं, कोर्ट ने तो बोला तुमने जो किया सही किया। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जितने भी लोगों का नाम काटा गया था वो गलत था, नहीं, कोर्ट ने ऐसा भी कुछ नहीं बोला। कोर्ट ने बोला जो सही हुआ सही हुआ। तो आंसर वॉज व्हाट? आंसर वॉज बी। अगला, ये जो सेक्शन है ये कंट्रोवर्शियल क्यों था? ये पूरी तरीके से हटा देता है कि इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज नहीं किया जाएगा, नहीं,
ये रिविजन्स को ऑथोराइज कर रहा है, जब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव दे देगी तभी आप रिविजन कर सकते हो, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं था। हाँ, ये एक एक्सेप्शनल प्रोविजन है जिसके अंदर रिविजन का सेफगार्ड नहीं है, जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर हमने पढ़ा था, तो एक बार उस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। जब भी कुछ ऐसा आता है हमेशा उस लाइन पे चले जाओ। तो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 21(3) एक एक्सेप्शनल पावर है जो हटा देती है प्रिस्क्राइब्ड मैनर के सेफगार्ड को, जिससे वो सेफगार्ड जो रूल रिविजन्स को बाइंड करते हैं। क्लियरली मेंशन था, यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि ये एक एक्सेप्शनल प्रोविजन है जो रिविजन का जो सेफगार्ड है प्रिस्क्राइब मैनर में, उसके अंदर वो चीज नहीं है। ये क्लियरली इलेक्शन कमीशन को हटा देता है कि आप रिविजन कर ही नहीं सकते। आंसर बस हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा पैसेज, ऊपर ऊपर से मेन आइडिया समझा और उसके बाद हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। इसी को स्किमिंग कहते हैं। स्किमिंग का मतलब ही होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम ही नहीं होता है कि आप पूरा पैसेज पढ़ सको। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम मिलता है। कभी कभी अगर आपने बाकी क्वेश्चन जल्दी कर लिए तो 7 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पूरे आरसी को करने के लिए। और आपका इतना बड़ा आरसी आता है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्किमिंग करना पड़ेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए हम स्किमिंग की रोज प्रैक्टिस करें। चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल। बहुत बच्चों के अब स्किमिंग वाले आर्टिकल में फुल मार्क्स आना शुरू हो गए। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों के स्किमिंग वाले आर्टिकल में फुल मार्क्स आना स्टार्ट हो गए। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अदरवाइज क्या होता है, हमें बचपन से सिखाया गया कि जब तक पूरी तरीके से कोई चीज समझ में ना आए तब तक क्वेश्चंस पे मत आओ। अगर हम उस चीज को पूरी तरीके से समझने लग जाएंगे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो हमें एक बैलेंस बनाना होता है कि हम ऊपर ऊपर से समझ भी जाए और हम उसी स्टिपुलेटेड टाइम में उस चीज को कर भी लें, और उसी चीज में हमारी स्किमिंग काम में आती है। इक्विटेबल है मतलब फेयर है, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही। प्रूडेंस का मतलब अभी हमने देखा था, बहुत सोच समझ के आप उस काम को कर रहे हो। कॉन्टिजेंट, डिपेंडेंट, एक्सपेडाइट जल्दी जल्दी करवा रहे हो। डाइवर्जेंट अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हो। 3, 2, 1, 5 एंड 4 स्कोर्स। चलो, प्रीवियस ईयर इडियम्स। किसी को आपने कर्व बॉल डाल दी मतलब उसको सरप्राइज कर दिया। की वंस पाउडर ड्राई, एकदम तैयार हो आप। मेक हेडवे, प्रोग्रेस कर रहे हो। गो डाउन द ट्रेन, बर्बाद हो गया। होल्ड फायर, डिले कर रहे हो चीजों को। C, E, D, B एंड A स्कोर्स। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चे की जिम्मेदारी। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है साक्षी दास। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। परफेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है। जितने बच्चों ने अभी भी परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है, इंग्लिश को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, आज से स्टार्ट कर देना। क्लोज टेस्ट की एक क्लास हुई है, वो आपको आज देखनी होगी। तो फ्राइडे सैटरडे संडे आपको ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देखनी होती है। मंडे से लेकर थर्सडे तक आपको क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ये सब पढ़ाया जाता है। तो मेक श्योर करो 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा प्रोफेशनल रोज रेगुलरली करो। 2 घंटे बस मुझे दे दो दिन के, मैं आपको वादा करती हूँ आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाए। बट उसके लिए आपको 2 घंटे मुझे देने पड़ेंगे हर हालत। आज आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे। यहाँ से स्कैन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो कि क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। एक सिंगल सेशन भी एक भी बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। हाँ, आपको गूगल ड्राइव का लिंक कमेंट सेक्शन में आ चुका है लाइव चैट में, आप वहां से आज के ग्रामर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सेशन एंड करते हैं। अच्छा, जो ग्रामर के नोट्स में आप लोगों को शेयर करते हैं, आप उनको पढ़ते हो ना? गूगल ड्राइव लिंक शेयर होता है आपको एकदम लास्ट में सेशन के। तो आई होप सभी लोग पढ़ते हैं उन नोट्स को, फायदा हो रहा है उन नोट्स से।
तो थोड़े 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 ग्रामर के रूल्स, थोड़े 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 कॉन्सेप्ट्स आपको रेगुलरली शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपका रेगुलर रिविजन होता रहे। चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे।